नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेलिब्रिटी फिटनेस गुरु हाजिर है। और इस कार्यक्रम में हाजिर है फिटनेस गुरु जिले सिंह जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी मौजूद हैं और मेरी सहयोगी प्रीति सिंह मौजूद है। और कार्यक्रम की यहीं पर शुरुआत करते हैं। प्रिया, कहाँ कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोफाइल है जिले सिंह का। तो गुरुजी ये बताओ कि आप 18 से लेके 80 तक भी फिटनेस मंत्रा देते हो, क्योंकि मैं पूरी प्रोफाइल देख रहा हूँ और हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे, आपके साथ स्क्रीन पे चल रहे हैं टाइगर श्रॉफ भी हैं जो एक फिटनेस का एक नया पैरामीटर है। और दूसरी तरफ कहे जाए आपके गडकरी साहब हैं जो फिटनेस खराब होने का एक बड़ा पैरामीटर था, लेकिन वो खुद आपको क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे थे। कितना वजन गिराया आपने गडकरी साहब का? लांबा साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। गडकरी साहब के सवाल पे मैं बाद में आऊँगा। आपने बोला कि 18 से लेके 80, तो इसमें क्या है कि साहब 18 से लेके 25, 30, 35 तक आदमी अगर थोड़ा सा भी एक्टिविटी कर ले अपने आप फिट हो जाता है। लेकिन 35 के बाद जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे ऊपर काम का प्रेशर आता है, और जब हमारे ऊपर काम का प्रेशर आता है तब हमारी बॉडी भी खराब होती है। और हमारी बॉडी फिजिकल एक्टिविटी उसमें बहुत कम है, वो सारी मेंटल एक्टिविटी है। आप कैसा फील कर रहे हो तभी आप अच्छी एक्सरसाइज कर पाते हो जब मेंटली बहुत रिलैक्स हो। तो 35 साल के बाद हम ज़्यादा ध्यान देते हैं लोगों के पास, और फिर आपने 80 तो बोल ही दिया, 80 के बाद थोड़ी सी और हमें केयर की ज़रूरत होती है। ये होता है 80 तक का फार्मूला है आपका? हमारे पास एक मेरे भी रिसेंट क्लाइंट हैं, हालांकि वो बहुत फिट हैं, वो उनकी एज 81 प्लस है, वो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर आप नहीं, एक मिथ भी तो है ना भाई 40 के ऊपर हो गए तो ज्यादा मत वेट ट्रेनिंग करो, ये करो, हड्डियां कड़कड़ कर जाएंगी। नहीं साहब, कैल्शियम की कमी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे आपको मसल ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि आपकी जब बोन कमजोर होती हैं आप उसको मसल ट्रेनिंग से ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है आपकी मसल ट्रेनिंग से। मसल ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जिम में जाके वेट उठा लो, आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर शोल्डर की स्ट्रेंथ आपको करनी है तो बहुत लाइट वेट के साथ आप शोल्डर की स्ट्रेंथ नहीं। आपने भी मसल ट्रेनिंग का जिक्र किया, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। स्टीरॉइड का हम काफी चलन देख रहे हैं, सप्लीमेंट्स का काफी देख रहे हैं, और काफी सारे हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में गाजियाबाद से एक मामला सामने आया, वहां भी यही देखने को मिला। सप्लीमेंट दिया गया, स्टीरॉइड गलत तरीके से दिया गया, जिस वजह से उसका पूरा डैमेज हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या सप्लीमेंट हो गए, प्रोटीन हो गए, स्टीरॉइड्स हो गए, ये इंटेक करना जरूरी हो जाता है बॉडी बनाने के लिए? मैम देखो, जहां एक आपको फेम आपकी बॉडी से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वहाँ लोग अब्यूज़ करने लगते हैं। अगर मुझे एक ऐसी बॉडी बनानी है, मुझे 4 लोगों को दिखानी है, वहाँ पे फिर हो सकता है मैं अपनी बॉडी को अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस है वो स्लो होता है। आप जब स्टीरॉइड्स लेते हो, आप कुछ ऐसे सप्लीमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन स्टीरॉइड एक अलग चीज़ है। जब आप स्टीरॉइड पे जाते हो तो फिर आप नेचुरल कुछ नहीं कर रहे हो। अब जब नेचुरल कुछ नहीं करो तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो स्टीरॉइड तो बहुत खतरनाक है ना, बहुत खतरनाक चीज है, नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। सप्लीमेंट के मैं फेवर में हूं। अगर आपको विटामिन डी की प्रॉब्लम है तो आप सप्लीमेंट ले सकते हो। अगर आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो आप प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हो, अच्छी कंपनी का। प्रोटीन की भी यहाँ बता दीजिए एक बार प्रिया। एक बहुत दिक्कत है ना यहाँ इंडिया में ना, बाहर से वो कहते हैं ना भाई, अगर सर्कल की बात करोगे जो जिम वगैरह दोस्त वगैरह करते हैं वो भी कहते हैं भाई प्रोटीन मंगाना है तो विदेश से मंगाओ, वो थोड़ी क्वालिटी ठीक आएगी। अब उसको एंटीफाई कैसे करें गुरुजी? देखो साहब, जो अच्छा ब्रांड है वो आपको अच्छा प्रोटीन देगा, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता है। प्रोटीन सप्लीमेंट 3,000 रुपए से लेके और 15-15, 20-20 हजार तक के सप्लीमेंट है। तो जो 3,000 का आपको 1 kg का सप्लीमेंट दे रहा है प्रोटीन, तो उसमें वो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा चीजें ऐड करेगा जिसमें प्रोटीन की क्वालिटी कम हो जाती है। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, कहते हैं कि अगर सप्लीमेंट खा रहे हैं, प्रोटीन खाते हैं तो शरीर फूल जाता है, और हम देखते हैं जैसे ही वो जिम छोड़ देते हैं और ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाना बंद कर देते हैं, शरीर वैसे ही उसी फॉर्म में आ जाता है। क्या कारण रहते हैं? नहीं मैम, प्रोटीन से कभी हमारा शरीर फूलता नहीं है। प्रोटीन अगर हम खा रहे हैं और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो हमारी मसल का साइज बढ़ता है। अगर हम प्रोटीन लेना, तो प्रिया कह रही है जी, छोड़ दोगे तो फिर नॉर्मल साइज में आ जाएगा। बिल्कुल। अगर आप मैम खाना नहीं खा रहे हो तो बॉडी वैसे ही पतली हो जाएगी। प्रोटीन एक खाना है हमारा। नहीं, जैसे कि हम अभी इनटेक कर रहे हैं, हमारी बॉडी एकदम से फूलने लगती है। देखा है मैंने, काफी सारे मामले देखने को मिले, और उसको मैं 4 महीने बाद देखती हूँ वो सभी चीजें छोड़ता है और फिर से वही बॉडी देखने को मिलती है जहां से उसने स्टार्ट किया था। मैम, ये जो आप बात बोल रही हो ये यंगस्टर्स के लिए है। एग्जैक्टली। अगर यंगस्टर्स, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है सर,
वो प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन से भी नहीं, गेनर से उनकी बॉडी फूलती है। अगर गेनर खाना छोड़ देंगे तो जो बॉडी में एक सप्लीमेंट जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, कार्ब्स जा रही है, कैलोरीज जा रही है, उससे उसकी बॉडी में मसल भी आती है, थोड़ा फैट भी आता है। लेकिन जैसे ही वो खाना छोड़ समझा दो हमारे दर्शकों को। देखो सीधी सीधी सा सवाल है कि भाई आप खा के बना तो लोगे जी, लेकिन वो आपकी आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी जी। जैसे ही उसको छोड़ोगे फिर आप फिर वैसे ही आ जाएगा। फिर फायदा क्या हुआ खाने का? उसका कोई फायदा नहीं। अगर आप एथलीट हो, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, अगर आपको स्पोर्ट है, अगर बॉडी बिल्डिंग की मैं बात करूं, स्पोर्ट है, अगर आपको स्पोर्ट्स करना है तो स्पोर्ट्स में सारी चीजें चलती है कि बगैर सप्लीमेंट के बॉडी बिल्डिंग में आप अपनी मसल को गेन नहीं कर सकते। गुरुजी एक चीज बताओ, कहते हैं ना कि भाई जो जिम आप लोग यंग हैं, सारे लोग करते होंगे कि भाई जो एक्सरसाइज वगैरह, जिमिंग वगैरह है वो सवाल करेंगे, उसकी बॉडी एज कम्पेयर टू जो देसी अखाड़े वगैरह की होती है वो परमानेंट होती है, ऐसा कुछ है क्या? कि भाई जो देसी अखाड़े में जो दंड है, क्या कहते हैं उसको, और जो सपाटा बड़ा आजकल फेमस है कि भाई सपाटा चलता है, या फिर अखाड़े में या देसी तरीके से बनाई गई जो बॉडी है वो लंबी सस्टेनेबल है एज कम्पेयर टू द जिम क्राफ्ट बॉडी? बिल्कुल, आप जो आपने बात बोली बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब आप अखाड़ा करते हो, आप कंपाउंड एक्सरसाइज करते हो, फंक्शनल एक्सरसाइज करते हो। जिम में, अखाड़े में कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो कंसंट्रेट हो। जैसे मैं जिम में जाता हूं तो मैं बाइसेप्स की एक्सरसाइज करता हूं, तो बाइसेप्स बहुत छोटी मसल है, इसको मैं ट्रेन कर रहा हूं, फिर उसके बाद मैं ट्राइसेप्स को ट्रेन करूंगा, तो ये एक एक मसल का काम हो रहा है। लेकिन अखाड़े में देसी वर्कआउट जो आप बात कर रहे हो वो कंपाउंड एक्सरसाइज है, उससे आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक बॉडी का आपकी बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपकी बॉडी का बन गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिम की बॉडी वाली कौन सी बॉडी है? अखाड़े वाली है, वो हिलती नहीं है। वो हिलती नहीं, मतलब एक बार बन गई। आपने अगर देखा होगा बड़े सारे ऐसे पुराने लोग भी होते हैं। आपका चेला है टाइगर श्रॉफ है, तो इसकी तो जिम वाली है। ये फंक्शनल एक्सरसाइज करता है, ये एथलीट है सर। इसकी जिम वाली बॉडी नहीं है, जिम वाले तो बहुत बल्कि लोग होते हैं, इसकी एथलीट बॉडी है। फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता है, बास्केटबॉल बहुत अच्छी खेलता है, ये रनिंग बहुत अच्छी करता है, बड़े सारे ऐसे स्पोर्ट है। ये मुझसे बोलता भी था कि यार अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आता तो मैं फुटबॉल। कब से आए आप? साहब ये 2011 में मैं इसके टच में आया, तो वो एक अलग कहानी है। मैं मुंबई घूमने गया था, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। मुंबई हम घूमने गए थे 4-5 लोग, बेसिकली साहब हम हरियाणा से हैं, हम खिलाड़ी थे, हम बीच पे घूम रहे थे, तो ये बीच पे कुछ एक्सरसाइज कर रहा था। हमने देखा यार कोई अंग्रेज है और हमें इंग्लिश आती नहीं, हम और किसी से तो इंग्लिश में बात। टाइगर श्रॉफ आपको अंग्रेज लगा, हमें लगा कि यार कोई अंग्रेज है, चलो इससे इंग्लिश में बात करेंगे, क्योंकि हम अपने लोगों से इंग्लिश में बात करने में थोड़े हिचकिचाते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश आती नहीं। अंग्रेज से तो कुछ भी बोल दे, उसके समझ में तो आएगा नहीं। हमने चलो इंग्लिश में बात करते हैं, तो मैंने इससे इंग्लिश में बात करी स्टार्ट, तो ये बोलता है कि यार सर आप हिंदी में बोलो ना, मुझे हिंदी आती है। यार बड़ा अजीब अंग्रेज है। तो फिर मैंने इससे बोला कि यार जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, वो आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हो। आपकी बॉडी जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग है, आपकी टेक्निक ठीक नहीं है। आप इस टेक्निक को ऐसे करोगे तो इसकी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसने वो टेक्निक अप्लाई करी, तुरंत उसका वो जो मूवमेंट कर रहा था वो मूवमेंट ठीक हो गया। फिर हमें ऐसा लगा, जो उसके साथ कोच था उस कोच को बुरा लगा, तो फिर हम वहां से चले गए। तो फिर थोड़ी देर बाद एक बंदा पीछे से आया, बोलता है साहब आपको पता है वो कौन है? यार हमें तो नहीं पता। बोलता है सर वो टाइगर श्रॉफ है, जैकी श्रॉफ का लड़का है, और वो आपसे मिलना चाह रहा है, आपसे बात हो सकती है क्या? यार हमारा ले लो फोन नंबर। उन्होंने फोन नंबर लिया। उसी दिन रात को टाइगर श्रॉफ का मेरे पास फोन आया कि सर आपकी टेक्निक मुझे बड़ी अच्छी लगी, और आप कौन हो? मैं बताया यार हम हरियाणा के लोग हैं, स्पोर्ट्स का तो हरियाणा में कल्चर है। तो बोलता सर मुझे सिखाओगे? यार बिल्कुल सिखाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि सर आप मुझे आपके पास आना पड़ेगा या आप मेरे पास आओ? मैं यार आपके पास आऊंगा। तो उन्होंने बोला सर जो भी आपका खर्चा होएगा मैं आपको बढ़िया फ्लैट दूंगा, आपकी टीम जो भी आप अपने साथ असिस्टेंट। 2013 की बात कर रहे हैं? हाँ, ये 2011-12 की बात कर रहा हूँ मैं, जब तक ये फिल्म में नहीं आए थे। जब तक ये फिल्म में नहीं आया था। ये फिल्म तो मेरे ख्याल से इसकी पहली फिल्म 2013 या 14 में रिलीज हुई है। कुछ बोलोगे? सवाल वाल कुछ तैयार किए हैं? हीरोपंती। तो उसके बाद हमने इसको 2-3 साल बहुत बढ़िया मेहनत करी, बहुत 6-6, 7-7 घंटे देता था। 2013 से आप जुड़ गए इनके साथ? 11 से तो 6-6, 7-7 घंटे देता था। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। सर आप जानते नहीं थे पहले से इनको? नहीं, मैं बताया ना, हम बीच पे घूमने गए थे। तो आपने स्टार्टिंग कैसे की थी? इनसे अखाड़े में ट्रेनिंग करवाई थी या जिम में ट्रेनिंग करवाई थी? तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जब मुझे लगा कि यार अब इनके साथ हमें ट्रेनिंग कराने, तो हमने एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, कांदिवली में, मुंबई में। ये भी है सर, ये बांद्रा में रहता था टाइगर।
वहां से कांदीवली ट्रेवल करना बहुत मुश्किल काम है। और थे कैसे टाइगर श्रॉफ उस समय? उस समय टाइगर श्रॉफ सिर्फ जिम करते थे। मतलब स्ट्रक्चर कैसा? स्ट्रक्चर इनका बहुत ऐसे बॉडी बिल्डर टाइप था, हैवी बॉडी, बहुत हैवी बॉडी थी। बट सर उनको क्या जरूरत है, उनकी तो बॉडी इतनी अच्छी है, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? कहानी में इंटरेस्ट आ रहा है ना, उस समय जब मिले वो कैसे थे? जब मिले थे वो बहुत बल्कि बॉडी थी उनकी, ऐसी थाई बिल्कुल बॉडी बिल्डर के जैसी। लेकिन जब आप फिल्म स्टार बनते हो तो आपकी बॉडी लीन होनी चाहिए। तो जो और भी इनके जानने वाले तो बोलते थे कि यार इसकी बॉडी को ना लीन करना है, तो लीन के लिए एक अलग टेक्निक होती है कि आपको आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी पे ज्यादा काम करना होता है, आपको बहुत ज्यादा हैवी ट्रेनिंग नहीं करनी होती। आप 11 से जब इनके साथ लगे, कितने साल तक रहे? अब भी टच में? अभी भी टच में हूँ सर। मैं मेरे पिताजी की स्वर्गवास के बाद फिर मैं यहाँ वापस शिफ्ट हो गया। अब मैं ट्रैवल करता हूँ, मेरे 3-4 लोग टाइगर श्रॉफ के साथ हैं, मेरे ट्रेनर्स। मेरे पास करीबन 100 से ज्यादा ट्रेनर्स हैं साहब। तो ऑल ओवर इंडिया बड़े सारे, कोई जयपुर में मेरा ट्रेनर रहता है। ये भी बता दो, खाली सेलिब्रिटी आप गुरुजी हो, फिटनेस गुरु हो, खाली सेलिब्रिटी बड़े लोगों को देते हो, मंत्री हैं प्रोफाइल में, या आम लोगों को भी देते हो? आम लोगों को भी देते हैं साहब। तो पैसे कौन अफोर्ड कर पाएगा आपके? सब मेरे ट्रेनर अफोर्ड कर लेते हैं ना लोग। तो वो भी महंगा ही होगा ना यार। तो सर आप पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हो क्या? पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं हम। देखो साहब, महंगा तो अब ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है ये करियर के तरह लोग देखते हैं। पहले था कि आपने वॉक कर ली, आपने रनिंग कर ली, आपने थोड़ा सा जाके जिम में एक्सरसाइज कर ली। मैं ही अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा आपको, मैं साइकिलिंग कर लेता हूँ, थोड़ी सी रनिंग कर लेता हूँ, पार्क चला जाता हूँ, 40 के प्लस हो रहा हूँ मैं। अब मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं आप पे तंज नहीं कर रहा, ठीक है भाई, फिटनेस में है, जिस लाइन में जिसको लीगली पैसा मिल रहा है कमा सकते हैं जी, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं एक सवाल के तौर पे कह रहा हूँ, आम जनता आपके इस पूरे इंटरव्यू से क्या सीखी है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है? एक तो हो गया कि भाई आप प्रोफेशन के तौर पर आपको एक फीस मिल रही है, बड़े बड़े लोग को कर रहे हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, आप दोनों की बातचीत है, उन लोगों से वो आपस में सहमति से कर रहे हैं। बाकी आम जनता क्या करे, इस इंटरव्यू का मकसद हमारा ही है। सर देखो, अगर आपको फिट होना है तो आपको 5 पैरामीटर्स पे काम करना है। सबसे पहले आपकी कार्डियक हेल्थ, सबको पता है, सब लोग अवेयर हैं आपकी कार्डियक हेल्थ कैसी है, सब लोग वॉक करते हैं, आपकी कार्डियक हेल्थ उसमें कवर हो जाती है। दूसरे नंबर पे आता है आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे कल्चर नहीं है। जॉइंट्स मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आपको अगर करनी है तो आपको एक्सपर्ट ही हायर करना पड़ेगा। आप योगा से जॉइंट्स मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तीसरे नंबर पर आता है स्टेबिलिटी। जब हमारी एज बढ़ती है, हमें बॉडी बिल्डिंग नहीं, हमें 50 किलो वेट नहीं उठाना, लेकिन हमें अपनी बॉडी का वेट उठाना है। हमें अगर सुबह उठ के पैंट पहन रहे तो हमारा बैलेंस लड़खड़ा है ना, हम कोई दीवार पकड़ के हम अपनी पैंट ना पहने। तो आपकी स्टेबिलिटी पे आपको काम करना है। तीसरी और चौथी चीज है स्पीड और पावर। स्पीड और पावर, आप स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, स्पीड और पावर पे एक नॉर्मल इंसान को काम नहीं करना है। तो अगर आपको नॉर्मल इंसान को फिट होना है तो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरी बॉडी में क्या स्टिफनेस है। स्टिफनेस है तो मतलब योगा के टीचर प्रिया बताएगी। प्रिया का सवाल है, योगा की क्लासेस भी देती है जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 2 चीजें भी आपने बोली, एक तो मिस्टेक आपने बोली और एक आपने बोली बॉडी पर डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे कि यूथ अलग तरीके से करता है, कोई रनिंग करना चाहता है, कोई साइकिलिंग, कोई जिम, सभी के जो क्राइटेरिया होते हैं वो अलग अलग होते हैं। स्विमिंग हो गया कि वेट लॉस हो गया, अब जिस तरीके एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें होती है, सब अलग अलग तरीके अपनाते हैं। पर अभी ये नहीं पता होता है कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हमें किस चीज की जरूरत है, क्या मैं रनिंग करूं या मैं योगा करूं या मैं जिम करूं, क्या बेस्ट होगा, और किस तरीके से उसको पता चलेगा कि उसको ये चीजें अपनानी चाहिए और क्या अप्लाई करना चाहिए अपनी बॉडी पर। मैं यहाँ सबसे पहले फीमेल की बात करूंगा क्योंकि आपका सवाल है। फीमेल को योगा नहीं करना चाहिए। क्यों? मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फीमेल को योगा नहीं करना चाहिए। भगवान ने नेचुरली फीमेल को फ्लेक्सिबल बनाया है। मेल को योगा करना चाहिए, मेल को जॉइंट्स मोबिलिटी की, फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं क्या देखता हूं कि जब फीमेल योगा करती है तो वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो उसकी आगे जा रही है, कोई लिमिट नहीं है। योगा टीचर बोलते हैं और आगे जाओ, उसको भी मजा आ रहा है और आगे जाओ। मैं यहाँ में थोड़ी सी टेक्निकल बात करूंगा कि जब फीमेल फीमेल का जो साइकिल होता है, जब ओव्यूलेशन फेज में होती है फीमेल, उस टाइम पे फीमेल को कोई भी रिग्रेस एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी में रिलैक्सिन, फीमेल की बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन बहुत हाई होता है। रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है फीमेल की बॉडी को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना, लेकिन फीमेल को वो बात पता नहीं होती। वो अपने आप को योगा करके और करती जा रही है, जिससे मेनिस्कस टियर हो जाता है,
जिससे मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं, डिस्क बल्ज हो जाती है फीमेल को। तो फीमेल को, आपके मैं सवाल पे वापस आता हूं कि फीमेल को खासकर एक एज के बाद, हालांकि हर एज ग्रुप में उसको ये हफ्ते का अपना जो साइकिल है वो ध्यान रखना चाहिए। जब वो ओव्यूलेशन फेज में है, रिलैक्सिन हार्मोन बहुत हाई है, उस टाइम पे कोई रिग्रेस एक्टिविटी नहीं। फिर जैसे ही 40 क्रॉस कर जाते हैं, प्री मेनोपॉज के सिम्टम्स अगर फील होने लगते हैं, फिर उनको जॉइंट्स की मोबिलिटी लाइट रखनी चाहिए। अगर कोई एथलीट है, किसी का बचपन बहुत एथलेटिक में गया है, तो उसको तो वो थोड़ा सा कर लेंगे, कोई बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए? सर बेस्ट एक्सरसाइज है मसल स्ट्रेंथनिंग, लाइट वेट से मसल स्ट्रेंथनिंग। सर मैंने सुना है कि एक्सरसाइज करने से हाइट रुक जाती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुकती। एक्सरसाइज करने से अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है तो उल्टा हाइट बढ़ती है। फीमेल्स को इतना जिम नहीं जाना चाहिए जितना मेंस को जाना चाहिए। मैं यहाँ पे आके बिल्कुल उल्टी बात कर रहा हूँ। फीमेल को जिम जाना चाहिए, मेंस को नहीं जाना चाहिए। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। कहते हैं कि अगर फीमेल जिम करती है तो बॉडी थोड़ी बल्की और अजीब सी हो जाती है, कि कहते हैं ना कि मेल टाइप बॉडी लगने लगती है, फीमेल को प्रॉब्लम होने लग जाती है आर्म्स को लेकर। कहते हैं कि चलो आर्म्स मत करो, फिर भी जो फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो जिम करने से बेकार लगने लगता है। कुछ वुमेन्स की तरफ से ऐसा कहा जाता है, मिथ काफी सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। मस्कुलर बॉडी बनाना आसान नहीं है। जो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए, उनकी तो बनती नहीं। फीमेल सिर्फ जिम जाने से, बगैर कुछ खाए पिए, उनकी बॉडी मस्कुलर हो जाएगी, ऐसा नहीं है मैम, ये मिथ है। आप प्रेफर क्या करोगे, अखाड़ा या जिम? मैम अखाड़ा मैं इसलिए प्रेफर नहीं करूंगा कि अखाड़े की एक प्रिपरेशन होती है। अखाड़े में अगर आप जा रहे हो तो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता। जो लोग इसमें जाते हैं उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन एक जो एक्सरसाइज के पर्पज से नहीं जा सकते, एक्सरसाइज के पर्पज से नहीं जा सकते। अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो जिम से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि जिम थोड़ा सा कमर्शलाइज हो चुके हैं। एसी में करें, खुले में एक्सरसाइज करें? सर एसी में मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एसी में आप तो पुरानी विचारधाराएं सारी तोड़ रहे हो। कहते हैं स्वेटिंग बहुत जरूरी होती है, करनी चाहिए। नहीं, स्वेटिंग जरूरी हो, बिल्कुल है। स्वेटिंग एक आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन जब आप एसी में एक्सरसाइज करते हो तो मैम आप आपकी एक्सरसाइज पे फोकस कर पाते हो, आप आपकी परफॉर्मेंस, रियल परफॉर्मेंस को निकाल पाते हो। गुरुजी इसमें तो ये बताओ ना, जब तक पसीना नहीं निकला मतलब आपने सेट आउट नहीं किया उसको ना? सर मेरा एक कोच था, वो डंडे मारता था कि अगर तुमने अगर चली नहीं हुई तो तुम्हारी क्या एक्सरसाइज ही नहीं हुई। मैं जो एक्सरसाइज कराता हूँ मैं लोगों को थकाता नहीं, पसीना तो दूर की बात है, पसीना अगर आपको निकालना है तो एक अलग चीज है। जितनी भी फिल्में देखोगे, आप तो बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हो ना, जब तक कह रहे हैं वो बनियान निचोड़ ना दे, जब तक कि भाई मेहनत वही है, खिलाड़ी एथलीट होता है, एकदम बाल्टी भर के पसीना आ गया, कोई फौजी ट्रेनिंग ले रहा है, कोई बड़ा एक्टर बन रहा है, आप सीन देखोगे ये दिखाएंगे ना, एकदम ऐसे निचोड़ देते हैं, हाँ भाई इसने मेहनत करी है। सर वो जो एक वो दिखाना, वो अलग चीज है। दिखाना जैसे हम भी सोचते हैं कि पसीना नहीं आया, तुमने क्या वर्कआउट किया, हम तो थके ही नहीं, थोड़ा तो बॉडी पर स्ट्रेस पड़े कि हाँ, कहते हैं कि दर्द जब होता है बॉडी निकला नहीं अंदर से, गंद कहते हैं ना पसीने के रास्ते। अगर आप जिम में जा रहे हो तो आपके पास एक टारगेट फिक्स होता है कि मुझे अपनी कार्डियक हेल्थ पे काम करना है। अगर आपको कार्डियक हेल्थ पे काम करना है तो पसीने से क्या लेना देना। अगर आपको आपकी मसल ट्रेन करनी है तो पसीने से क्या लेना देना। अगर फैट, और मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी, फैट और साथ ही वेट, वो होता है कि हमें वेट कम करना है या फैट कम करना है, समझ रहे हो, वेट लूज और फैट बीएमआई में जो आता है। हाँ, तो इन दोनों में क्या फर्क होता है, लोगों को समझ नहीं आता। सेम एक्सरसाइज करते हैं, अब वेट हम कम कर रहे हैं, वेट 50 है पर हाइट के अकॉर्डिंग ये जो है वेट ठीक है, पर फैट ज्यादा है, तो इस पर किस तरीके से फोकस करना चाहिए? बीएमआई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी बीएमआई नहीं देखनी चाहिए, हमें देखना चाहिए बीसीए, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। उसको कैसे करेंगे? वो सर उसके लिए कुछ मशीन होती है, जिम में आजकल बहुत कॉमन है ये मशीन, तो वो आपको बताते हैं कि आपकी मसल कितनी वीक है। मैं जब जिम गया था ना, जब नहीं आती थी, इसलिए मुझे पता नहीं है इसके बारे में। आपको सर अब फिर से स्टार्ट करना चाहिए आपका। अब ये जो जिम का जो सिस्टम है बहुत अपग्रेड हो गया है, इस एक्सरसाइज को इतना आसान बना दिया है कि वो मशीन पे जब आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी मसल। बीसीए क्या होता है इसमें? बीसीए में सर आपकी बोन डेंसिटी बता देते हैं। हम तो बैचलर ऑफ वो क्या ना कंप्यूटर बीबीए बीसीए, हम तो कोर्स का नाम पता था। ये बीसीए है, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस।
आपकी बोन डेंसिटी कैसी है, आपकी मसल कैसी आपने है। बोन डेंसिटी को लेकर बोला, बहुत चीजें देखने को मिलती है कि हड्डियों में दर्द रहने लगा है आजकल। यहाँ तक कि हम बोलते थे कि एक एज लिमिट होती है, 50 प्लस हो जाती है तो हड्डियां दुखने लगती है, कमर दर्द। और आजकल मैं यूथ की बात करूं, 18, 20, 19, 50, जो है 50 से नीचे वाले जो यूथ है उनको भी प्रॉब्लम होने लगी है, जो जेंजीज हम कहेंगे। तो ये आखिर प्रॉब्लम हो क्यों रही है? क्या इसका जो निजात है हमें जिम से मिलेगा, एक्सरसाइज से मिलेगा? क्या करना चाहिए उन लोगों को? क्योंकि देखते हैं हम सोते समय हाथ पैर सो जाते हैं और ये काफी आम हो गया है। अगर हम जग भी रहे, बैठे हैं, बैठे बैठे पैर सो गया, ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? मैम जेंजीज के लिए तो जिम चले जाएं, अखाड़ा चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। स्विमिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हो आप, साइकिलिंग को नहीं कर रहे हो, वॉक को नहीं कर रहे हो। स्विमिंग, साइकिलिंग और वॉक, अगर मैं इनको नंबर दूं तो वॉकिंग से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। कपिल देव को जानते हैं आप? जी, मैं कपिल देव को सर कौन नहीं जानता, पूरा देश जानता है। कपिल देव साहब का आपको कहानी पता है? मैं कहानी बताता हूँ। कपिल देव साहब कभी जिम नहीं गए, उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ। तो कपिल देव साहब जो बॉलर हैं इतने ग्रेट, इनका सिर्फ यही कहना होता था कि भाई मैं वॉक करता था। आशीष नेहरा को जानते हैं आप, क्रिकेटर को? वो सिर्फ रनिंग करते थे, लीन थे। मतलब 2-3 क्रिकेटर्स को मैं ऐसे जानता हूँ बिल्कुल टॉप उन्होंने पीक पे किया। बॉलर्स है वो, मतलब घुटनों पे कितना प्रभाव रहता है। अख्तर की कहानी तो अलग है, शोएब अख्तर पाकिस्तान जो वाला है। इन 2 क्रिकेटर्स बॉलर्स को मैं जानता हूँ, आप गारंटी से चेक कर लीजिएगा बल्कि नेट पे। ये 2 बॉलर्स जिंदगी में कभी कोई जिम कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ रनिंग की। और कपिल देव साहब इसे प्रमोट करते हैं जी कि जिम नहीं जाना। वो कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ रनिंग से ही अपना पूरा करियर निकाल लिया मैंने। साहब देखो, अब पुराने लोग, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो पुराने लोग कुछ अलग ही थे, लेकिन आजकल का जो जनरेशन है उसको बगैर जिम के तो बात नहीं बनेगी, या बगैर किसी एक्टिविटी के बात नहीं बनेगी। स्विमिंग बहुत अच्छा है, स्विमिंग थोड़ा सा कॉस्टली है, स्विमिंग कॉस्टली। जिम बहुत सस्ते हैं जिम। सर जैसे जेंजीज हैं उनके लिए स्ट्रिक्टली डाइट प्लान क्या होना चाहिए, या चीट मिल भी होना चाहिए संडे के टाइम जैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है जेंजीज के लिए चीट मिल ज्यादा होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन ऐड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाहर का जंक फूड होना चाहिए? बाहर का नहीं, मैं घर का जितना भी वो खा सके। तो चीट मिल नहीं होता ना सर जो घर में बनता है, वो बाहर का ही होता है, जैसे समोसे, चाउमीन, ये सब। नहीं, घर में भी कई बार साहब जैसे मुझसे बात कर रहे हैं कि भाई अखाड़े की, मैं गांव से आता हूं, आज मावस थी, तो मावस के दिन हमारे घर में खीर, पूड़ी और वो सब बनता है। तो ये इसको अगर आप चीट मील बोलोगे तो खाना चाहिए। पर आज की जो यूथ पीढ़ी है, मैं आज की जनरेशन की बात करूं तो बाहर के खाने के बिना रह ही नहीं सकते हैं। छोटी छोटी बातों पे पार्टी करते हैं और पार्टी के नाम पर सिर्फ चाइनीज होता है। बाहर के खाने में ना मैम केमिकल बहुत ज्यादा आता है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं मैम, 11 साल की लड़की को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, बड़े सारे ऐसे लोग हैं। और एक नहीं, मेरे पास कम से कम ऐसे 20 केसेस हैं जिनमें 10 साल की, 11 साल की। हार्मोन इम्बैलेंस? यस सर, हार्मोन इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? घर के खाने से नहीं होता, जो वो बाहर का केमिकल खाते हैं, जो चॉकलेट खाते हैं, जो और मुझे तो नाम भी नहीं पता, मोमोज खाते हैं, मंचूरियन खाते हैं, उनमें इतने सारे केमिकल डलते हैं, उसमें सोडियम ज्यादा होता है, नमक ज्यादा होता है, मीठी चीजों में केमिकल डाल देते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस को लेकर बात हुई तो इसमें वेट गेन भी हम देखते हैं जी, और फेशियल हेयर्स भी हम देखते हैं जी, और प्रॉब्लम्स कहते हैं कि दवाइयां ले लो, आप इलाज कर लो, बैलेंस होने में बहुत टाइम लग जाता है, वो चीजें मेंटेन नहीं हो पाती है। तो क्या हम जिम से, हम एक्सरसाइज करके उन चीजों को नॉर्मल लेकर आ सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं? क्या चीजें अपनानी चाहिए और साथ ही डाइट प्लान क्या अपनाना चाहिए? उन्हें किन चीजों को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए? मैम, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, सबसे पहले एक्सरसाइज, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, डोज बोलते हैं ना, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स। जब एक्सरसाइज करते हो तो आपको हैप्पी हार्मोन्स की डोज मिल गई। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एक तो बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, फ्राइड फूड अवॉइड करने चाहिए, और जब आप आपकी डाइट बना रहे हो तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें गुड फैट होना चाहिए, अच्छी प्रोटीन का। की क्या परिभाषा है सर? गुड, उसमें नॉनवेज लेना क्या जरूरी होगा? क्यों कहते हैं ना मैं पनीर, अंडा और फिर अंडे से चिकन, फिश, मटन, उस तरफ से। नॉनवेज मुझे ऐसा लगता है कई बार गुड फैट में नहीं आता। गुड फैट में कई बार अंडा हम कंसिडर कर लेते हैं। क्या बॉडी वेज खाकर बन सकती है? बोलते कि अंडा खाओ, नॉनवेज खाओ, बॉडी बनानी है, सीधा ये बताइए। अच्छी बॉडी बन सकती है वेज से? देखो, अच्छी बॉडी की परिभाषा थोड़ी सी मैडम अलग है। अरे अच्छी बॉडी सिर्फ बल्कि बॉडी नहीं है, नहीं बल्कि नहीं, फिट की बात बॉडी। वेजिटेरियन से अच्छी किसी की फिट बॉडी नहीं होती, वेजिटेरियन से अच्छे किसी के बॉडी के पैरामीटर्स नहीं होते। विराट ने क्या किया था?
विराट कोहली का तो पता होगा ना आपने, तो कीटो डाइट से भी ज्यादा हो गया और नीची डाइट को चाह। वो तो सर मैंने जो उनका जो देखा था वो वीगन थे। वीगन में क्या है कि आप दूध भी नहीं लेते, आप पनीर भी, आप डेयरी बिल्कुल अवॉइड कर देते हो। डेयरी अवॉइड कर दिया आपने तो फिर तो हरियाणा में तो कोई सुनेगा ही नहीं आपकी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। हमें दूध घी के बगैर हम रह ही नहीं पाते। आप फिटनेस इंडस्ट्री में कैसे आए, मतलब कि क्या सोच के आए आपको एक्सरसाइज इसमें आगे बढ़ना है? मैम ये मतलब जो भी फिटनेस इंडस्ट्री में आता है ना, वो एज ए करियर उसको चूज नहीं करता। हमारे हरियाणा में स्पोर्ट्स का कल्चर होता था, मैं स्पोर्ट्स करता था, फिर पढ़ाई में इतने अच्छे थे नहीं, डॉक्टर बन नहीं सकते थे, इंजीनियर बन नहीं सकते। अकेले स्टार्ट किया कि आपके साथ? मुझे मेरे बड़े भाई साहब ने पुश किया। कभी स्पोर्ट्स कोटा का फायदा मिला है स्कूलिंग में, कॉलेजिंग में? कॉलेज में बहुत मिला मैम। मिला है? कॉलेज में मैं 3 साल रहा हूँ, बहुत स्कॉलरशिप मिली। मैं नेहरू कॉलेज में पढ़ता था सर। अच्छा। हाँ, उस टाइम पे मुझे 45 हज़ार रुपए साल के मिले हैं। कौन सा स्पोर्ट्स करते थे? मैं जिम्नास्टिक्स करता था जी। मेरा नेशनल। गडकरी साहब का सवाल रह जाएगा इनको तो, मतलब एक तो आपका पूरा सवाल आ गया, 2 सबसे बड़े आपके जो बड़ी प्रोफाइल है जिनको ट्रेनिंग दी है आपने, टाइगर श्रॉफ की तो पूरी कहानी आपने बता दी, 11 में अचानक मिले, अब भी साथ हैं। गडकरी साहब के साथ क्या किया, ये कैसे मिले? मनीष सिसोदिया भी हमको नजर आ रहे हैं, इनके साथ क्या किया? साहब गडकरी साहब का कोई मेरे क्लाइंट हैं, क्योंकि मेरे पूरे देश भर में क्लाइंट हैं, और मेरे ऐसे भी ट्रेनर हैं, लोग अपने घर में रख लेते हैं कि भाई हमारे घर में रहेगा तुम्हारा ट्रेनर, अकोमोडेशन हमारा रहेगा और हम मेरे पूरे परिवार को कराएगा। वैसे ही मेरे कई क्लाइंट थे, उन्होंने बोला कि यार मैं तुम्हें एक बड़े आदमी से मिलवाऊंगा, तुम मुझे दिल्ली में 7 बजे मिलना यहाँ पे। ठीक है जी। मैं बोलता थोड़ी सी तैयारी कर, मैं जी बता तो दो किसके पास जाना, उसी हिसाब से तैयारी करूँ। बोलता जी नाम नहीं बताऊंगा, वहीं चल के तुमसे मिलवाऊंगा। मैं मिला, उनसे गए तो मैंने देखा तो गडकरी साहब है। तो पहले तो थोड़ी सी मेरी हार्ट बीट बढ़ी कि यार इतने बड़े आदमी को, मेरे लाइफ का सबसे बड़े आदमी है, कि भाई इनको मैं एक्सरसाइज। नंबर रह गया, पता मोदी जी बुला लें, क्या पता उनको भी फिटनेस का बड़ा शौक है। तो फिर मैंने उनकी पहले तो बॉडी चेक करी। बॉडी चेक करके मुझे एक चीज समझ में आई कि वो आदमी दिमाग से बड़ा स्ट्रांग है। उनकी बॉडी में कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन थी, तो जिनके बारे में यहाँ बात नहीं करूंगा। वो आदमी डिस्क्लोज कीजिए। हाँ, दिमाग से बड़े स्ट्रांग है। मतलब अगर उनको सुबह 6:30 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, सुबह 5 बजे एक्सरसाइज किया। क्या उन्होंने, आपने उनके साथ? सर बड़ी सारी एक्सरसाइज होती है उनको। हमारी जॉइंट्स मोबिलिटी में मिले आप? ईयर ये जी हमें गडकरी साहब के साथ 3 साल हो गए। 3 साल में कितना वेट लूज करा दिया आपने उनका? हमने तो देखो सिर्फ एक्सरसाइज कराई है, उन्होंने बैरियाट्रिक सर्जरी भी कराई है। आप लोग के साथ उनका 47 किलो वजन कम हो गया है। 47 किलो? 47 किलो। कुछ सर्जरी वगैरह भी है क्या? उन्होंने बैरियाट्रिक सर्जरी कराई है, तो वो उसका भी प्रभाव है, पर वो एक्सरसाइज किसी भी दिन नहीं छोड़ते। नागपुर में हमारा 2 ट्रेनर हैं जो उनको कराते हैं, दिल्ली में हमारा 1 ट्रेनर है, मैं भी जाता हूँ, वो कराते हैं। वो आदमी कभी एक्सरसाइज छोड़ता नहीं, बोलते काम सारे होते हैं। फोटो आगे कोई ऐसा सीक्रेट भी है जिसको बताना चाहते हो, जिसका नाम अब तक आया ना हो? कोई एक्ट्रेस वगैरह भी है, कोई मॉडल कि भाई हाँ इनको भी मैं करा रहे हैं? साहब मेरे पास ना हाई प्रोफाइल क्लाइंट होंगे 20, जिसमें मिनिस्टर्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी हैं, और मेरे पास ब्यूरोक्रेट्स भी 100 से ज्यादा होंगे। मिनिस्टर्स और कोई है जिसका नाम बता सकते हो आप? सर मैं नाम इन्हीं का बता सकता हूँ, क्योंकि ये इन्होंने बहुत कुछ खुद बोल दिया इन्होंने। गडकरी साहब ने हाँ खुद ही बोल दिया, तो मेरे लिए बहुत किया। मनीष सिसोदिया जी से मैं मिला था जी 5 साल पहले। इनको कुछ कराया? ये पहले इनका पोस्चर थोड़ा सा स्पाइन में थोड़ी सी तकलीफ थी, वॉकिंग बहुत ज्यादा रहती है, दिन के मतलब 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला वो करेंगे। 2 सवाल जल्दी से ले लेते हैं, 2-3 सवाल हैं। एक सवाल मेरा ये है कि जो आजकल का जो रूटीन है, जिसमें बच्चे चाहे मोबाइल में व्यस्त हैं, ऑफिस के लोग ऑफिस में व्यस्त हैं, पॉलिटिशियंस अपनी राजनीति में व्यस्त हैं, जिसके पास सबसे कम टाइम हो, आप सीधा मुझे बताइए फिटनेस गुरुजी कि भाई ये 5 मिनट 10 मिनट आप निकाल लो और सामने वाले कैमरे में देख के, जिससे भाई बाकी ज़्यादा टाइम नहीं है, 5-10 मिनट में वो लोग कर पाएँ, कम से कम मेंटली अच्छे माइंड शेप में रहें और थोड़ा सा फिजिकल भी ठीक रहें। देखो साहब, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वॉकिंग एक तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरा कितनी देर और कैसे? वॉकिंग में भी तो हुआ है ना। वॉकिंग अगर आपके नीज नहीं, रनिंग नहीं, रनिंग एक अलग चीज हो गई। अगर आपको आपके नीज देर वॉकिंग 30 मिनट,
अगर आपके 30 मिनट टाइम ही ना हो इतना कि इसकी देख रहे हैं हम नाइट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, रोज रोटेट होना, मिनिमम 30 मिनट तो चाहिए। मिनिमम 30 मिनट मैम। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो अपनी बॉडी को खराब करेंगे। एक्सरसाइज ही घर पे कर सकता है, बिल्कुल घर पे, एरिया में बिल्कुल घर पे करो, वॉकिंग करो और उसके बाद कुछ एक रोटेशंस हैं आपके शोल्डर के रोटेशन बता दो। हाँ, एक बार खड़े होकर बता दूं मैं? हाँ आराम से सब ये थोड़ा माइक फॉलो कीजिएगा। कैमरामैन अपने सहयोगी से कहूंगा जरा ये पोस्चर जरा फॉलो कीजिए एक बार, हमारी टीम में से जितना गुरुजी दे रहे हैं। कर लीजिए पीछे, यहाँ भी ठीक पीछे है। टैग, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए, सिखा रहे हैं तो सिखाते हुए कीजिए ना। हाँ बता दीजिए, ये बिल्कुल बेसिक है। हाँ, एक तो वॉकिंग आपकी बहुत जरूरी है कि वॉकिंग आपको करना है 30 मिनट तो कम से कम आपको वॉकिंग करनी है। 30 मिनट से कम तो क्या ही बॉडी में चेंज होएगा। जो लोग बिल्कुल भी बेड रिडन है, बिल्कुल ही हिलते नहीं, उनके लिए 5 मिनट भी बहुत है। बताइए ना, बताइए। ठीक है, उनके लिए 5 मिनट। लेकिन फिर दूसरे नंबर पे आता है आपकी हार्ट हेल्थ कंप्लीट हो गई सर वॉकिंग से। दूसरे नंबर पे आता है आपकी जॉइंट्स मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे पहले आपके शोल्डर के ये जो मूवमेंट है बहुत अच्छा मूवमेंट है, आपको करना चाहिए। ये इसमें जब आप करो तो मैंने देखा है लोग ना पार्क में ऐसे करते हैं, ऐसे करते रहते हैं, वो बस पार्क में तो हंसते भी हैं, हंसने से भी कुछ होता है क्या? हंसना बड़ी अच्छी चीज है सर। हाँ बहुत अच्छी बात है। जब आप रामदेव बाबा को कितना फॉलो करते हैं हम? मैम फॉलो करता हूँ। नहीं हंसने वाला, एक मिनट रुक जाओ प्रीति, हंसने वाला कितना? सर जब आप हंसते हो ना तो आपका स्टमक टाइट होता है, आपके स्टमक की मसल्स अच्छी होती हैं, आपका माइंड अच्छा होता है, माइंडफुलनेस आती है। आप बता रहे थे एक तो ये हो गया। तो एक तो शोल्डर का ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे हिलाते हैं शोल्डर को। जब भी आप ऐसे रोटेशन करो तो आपकी एल्बो मिलनी चाहिए और बगैर उसको खोले जितना उठा सकते हो उठाना चाहिए। अच्छी शोल्डर की हेल्थ के लिए, जिनको फ्रोजन शोल्डर है, जिनको नेक स्टिफ रहती है, जिनकी जो कुर्सी में बैठ के लैपटॉप पे सिटिंग काम यस करते हैं। जो सिटिंग जॉब है, उनके थोरेसिक ये पूरा जो एरिया है ये पूरा टाइट रहता है। तो ये एक एक्सरसाइज उसको खोलेगी एल्बो टच करके। फिर रिवर्स भी करना है, 5-7 कर लिए। फिर उसके बाद ताड़ासन करना है। ताड़ासन से क्या होएगा कि जब ताड़ासन करोगे तो आपकी जो स्पाइन की जो वर्टिब्रा है वो डिकम्प्रेस होंगी, क्योंकि बैठे रहने से हमारी वर्टिब्रा धस जाती हैं। जो उधर फैट इकट्ठा हो जाता है बैठने से, झुक के चलने से, क्या इसका भी उस पर असर पड़ेगा? फैट अलग चीज है, पोस्चर अलग चीज है। फैट जाएगा इससे या नहीं? बिल्कुल जाएगा मैम। जब वॉकिंग कर रहे हो उससे फैट जाएगा, जब आपका मूवमेंट होता है तो फैट जाता है, इससे आपका पोस्चर भी ठीक होएगा। तो ताड़ासन करना है। मैं 5 एक्सरसाइज बताऊंगा आपको। ताड़ासन करना है। जब ताड़ासन करो तो स्पाइन के लिए करना है, बैलेंस हमें उसमें नहीं देखना है, क्योंकि बैलेंस पे अगर हम जाएंगे तो ध्यान हमारा बैलेंस पे रहेगा, स्पाइन पे नहीं जाएगा। स्पाइन को स्ट्रेच करना है। हम एडिट कम से कम करना चाहते हैं, थोड़ा जल्दी बताइए गुरुजी, क्योंकि लंबा हो गया। फिर उसके बाद स्पाइन की ये मूवमेंट और एक आपकी स्टेबिलिटी के लिए ये एक्सरसाइज। इसमें रेल नहीं बनानी है, आराम से पैर उठाया, बहुत धीरे से नीचे रखा। ये 4-5 हाँ, ये 4-5 एक्सरसाइज करोगे तो बहुत जरूरी है। मेंटल एक्सरसाइज कुछ होती है क्या? आजकल कह रहे हैं ना शरीर तो चलो चल जाएगा, देख लेंगे, दवाई गोली खा लेंगे, पेन किलर खा लेंगे। मैं तो बिल्कुल देसी सी बात कर रहा हूँ जो ट्रेंड में है आजकल, जिसके पास समय नहीं है। मेंटल रिलैक्स के लिए क्या है? क्योंकि ये सवाल तो सबका ही होगा, हमारे दर्शक भी कहीं ना कहीं कमेंट करके जो आपके फॉलोअर्स हैं वो भी पूछ लेंगे। उसके लिए इजी वे और सबसे बेस्ट सटीक तरीका क्या है? सर मेंटल एक्सरसाइज के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है मेडिटेशन। मेडिटेशन से अच्छा कुछ नहीं है। और आप जब सुबह बैठो 1-2 मिनट 3 मिनट आप अगर भ्रामरी कर लो तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। मेरे को थोड़ा पता कम है योगासन का, ये इनका शो है, ये बता नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। आपको ऐसे आराम से बैठना है। आपको ओम का उच्चारण करना है। ओम, एक तो ये हो गया। और एक इसमें ओम को जो लंबा स्ट्रेच करते हैं उससे क्या होता है? सर इतना मतलब ये ऐसी बात है कि मैं कुछ और बोल के जाऊंगा, मैडम कुछ और बोल देंगी। नहीं आप बताओ ना गुरुजी, तो आप फिटनेस गुरुजी। आपका माइंड रिलैक्स होता है सर, जितना आपका कंपन होएगा। ओम ही क्यों? ओम ही क्यों? मतलब ओम की कई मतलब एक धार्मिक चीज भी तो होती है ना। ये समझना चाह रहा हूँ। कहते हैं ना भाई, जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उन चीजों में, भाई ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो फिर ओम की आवाज गूंज सुनाई देती है। इस पूरी ब्रह्मांड का, सृष्टि का जो सबसे पहला वर्ड है वो ओम है। ये चीजें तो आपने भी सुनी। मुझे ऐसा लगता है सर वाइब्रेशन होती है, एक गुंजन होती है। देखो ओम अगर आप करोगे यहाँ एक अलग फील होगी, अगर एक अलग फीलिंग आएगी। अगर आप ओम का गुंजन अगर पता नहीं आपने कभी ये फील किया है, आप शिवालय में बैठ के करना, गुम्मद होता है ना, उसमें जब वो गूंजता है ना सर, वो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे ब्रह्मांड में आप गुंजन कर रहे हो। तो गुंजन सवाल था ना? बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल था। तो ये एक तरह की वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड में जाती है, जो आपको रिलैक्स करती हैं। ये
ओम करने से ये होता है आपकी मसल। स्लीपिंग टाइम कितना होना चाहिए? स्लीपिंग टाइम कम से कम 7 घंटे। 7 घंटे। पावर नैप दिन में बिल्कुल जरूरी है सर। बीच हमारे काम करती रहती है ना डेस्क पे, हमारी कलीग है, सहयोगी है, तो ये बीच में करते करते एक 2 बार पावर नैप ले लेती है। खाना खाने के बाद ज्यादा जरूरी है और लेना भी चाहिए ऑफिस टाइम पे, ज्यादा प्रेशर ना आए दिमाग में। ये पावर नैप ऑफिस में थोड़ी अलाउ कर सकते हैं। ये तो आपके सीनियर बताएंगे कि ऑफिस में पावर नैप लेना है कि नहीं लेना। चलिए ठीक है सर, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, समय की कमी है और फिलहाल हम अपने इस खास कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। जिस तरीके से सर हमने आपसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की और ये बेहद जरूरी भी हो जाता है क्योंकि आज की यूथ पीढ़ी बेहद परेशान है इन समस्याओं को लेकर। फिलहाल इसके साथ हम कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।